हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग इसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे जैसे नॉर्मल रूटीन में आप लोग कोई भी चीज़ करते हैं वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को जो भी समझ आए आप लोग उसका फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग ने रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स के बारे में कुछ सुना होगा कि जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और यहाँ पर रेडिएशन एमिट क्यों होता है? क्या पीरियोडिक टेबल में रखे हुए सारे एलिमेंट रेडिएशन एमिट करते हैं या कुछ एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं? क्या रीज़न होता है? ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। 108 लगभग पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे हुए हैं, कुछ आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल रखे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव, पहले दो रेडियो एक्टिव का मतलब ज़रा समझ लीजिए, जहाँ से रेडिएशंस क्या हों, एमिट हों। अब रेडिएशंस एमिट होने की वजह क्या है, रीज़न क्या है रेडिएशन एमिट होने का? ज़रा ध्यान से देखिए भाई। रीज़न ये है रेडिएशन एमिट होने का कि जब भी कोई एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। अगर हम बोलें कि रेडिएशन एमिट होने की क्या वजह है तो आप लोग बताइएगा कि वहाँ पर जब भी कभी कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए कि एलिमेंट कब अनस्टेबल होगा, कब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एक एलिमेंट ले लें, सपोज़ यहाँ पर आपने कार्बन ले लिया 6C12 और यहाँ पर आपने ले लिया 7N14 और यहाँ पर आपने ले लिया 8O16। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके पास, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो 6 प्रोटॉन हैं और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 - 6 न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वलाइज है, लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर सोडियम ले लेते हैं Na23, तो 23 और 11 यहाँ पे हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे 12। तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, लगभग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो अब एक और बात जानिए जरा, आप लोगों ने एक फोर्स पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे कि न्यूक्लियस के, अब मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे मान लेते हैं एक प्रोटॉन ये रखा हुआ है और एक प्रोटॉन ये रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, आप अगर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है नेचर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बीच में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। तो क्या यहाँ पर रिपल्सन होगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं होगा यहाँ पर रिपल्सन। क्यों नहीं होगा, जरा देखिए। रूल ये कहता है कि 1 फर्मी का मिनिमम डिस्टेंस, अगर यहाँ पर 1 फर्मी तक डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अदरवाइज जब कोई दो चीज़ें, दो प्रोटॉन्स बहुत ही करीब हैं, दो न्यूट्रॉन्स बहुत ही करीब हैं, तो वहाँ पर लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स ऑफ रिपल्सन ना हो करके वहाँ पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, एक्चुअल में इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत करीब होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब होता क्या है, यहाँ पर लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन। क्लियर? न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत ही करीब है। लेकिन जब हैवी न्यूक्लियाई कोई आ जाता है, जैसे हैवी न्यूक्लियाई, कोई अगर हैवी न्यूक्लियाई आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, ज़रा देखिएगा,
ये न्यूक्लियस के अंदर की कहानी है, ये सब प्रोटॉन्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे हैवी न्यूक्लियाई में, ये एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 फर्मी से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 1 फर्मी, 10⁻⁻15। तो यहाँ पर जब भी कभी दो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस इनसाइड द न्यूक्लियाई मोर देन 1 फर्मी होती है, तब वहां पर क्या लगता है, तब वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और यहाँ पर अब न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स इसके करीब वालों के पास लगेगा, जैसे कोई यहाँ पे ये है प्रोटॉन, ये न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये न्यूक्लियर फोर्स हो गया, लेकिन अब यहाँ पर लगेगा कूलोम्बियन फोर्स, कूलोम्बियन फोर्स। क्लियर? तो क्या हो गया भाई, कूलोम्बियन फोर्स लगेगा। ये बात समझ आई? चलिए, खैर नहीं समझ आई तो आगे समझ आ जाएगी, और आप लोग देखिएगा, रिमाइंड करके देख लीजिएगा, तो आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अब होगा क्या, ये यहाँ पर कूलोम्बियन फोर्स और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही लग रहे हैं, तो दोनों ही लगने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कूलोम्बियन फोर्स लग रहा है तो रिपल्सिव फोर्स और न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर ना? और यहाँ से एमिशन जब स्टार्ट होगा, एमिशन स्टार्ट होगा, तो इस एमिशन को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एमिशन। क्लियर? इसको डीके भी बोलते हैं वैसे तो यहाँ पर एमिशन स्टार्ट हो गया। क्लियर? क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब यहाँ पर एमिशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है आर्टिफिशियल। तो अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस की, तो स्पॉन्टेनियस होता है जो खुद से हो। अब अगर कोई एक एलिमेंट जो कि अनस्टेबल है, वो क्या करेगा? खुद से स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा। कई बार हम लोग आर्टिफिशियली एमिशन कराते हैं। तो खैर इस चैप्टर में हमको मोस्टली स्पॉन्टेनियस एमिशन ही पढ़ना है, आर्टिफिशियल एमिशन का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। अगर हम बात करें एक फाइन एग्जांपल, यूरेनियम का ले 92, 235। क्लियर? तो यहाँ पर 238 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यूरेनियम 92, 238। तो यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं तो 92 प्रोटॉन्स हो गए, 146 क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स हो गए। और अगर आप देखेंगे एक और वजह होती है कि इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप होता है। क्लियर? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का गैप क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, है ना, और 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, बट इनके बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, अब जैसे कि एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, पहले ये भी समझ लें। ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो, ठीक है, मतलब कि 82 से बड़े जितने भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हैवी न्यूक्लियाई वाले होंगे। और हैवी न्यूक्लियाई होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगे। जो पास वाले प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में क्या लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स, और दूर वाले प्रोटॉन्स के बीच में क्या लगेगा? कूलोम्बियन फोर्स। और कूलोम्बियन फोर्स की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाने की वजह से वहाँ से एमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। तो पहला बात, इतना सब कुछ बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे इनका ओरिजिन हुआ, है ना। जैसे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, इसका क्या एक रीज़न है, तो आप जवाब देंगे कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की सिर्फ एक वजह है, वो है न्यूक्लियस का अनस्टेबल होना। तो फिर एक और सवाल आता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है? न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है? क्या रीज़न है न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो रखा है? तो आप जवाब देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज गैप है, किसके बीच में? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। पहला रीज़न तो ये हो गया, है ना। तो प्रोटॉन्स कभी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा मात्रा में है, प्रोटॉन्स कम मात्रा में है। चलो ये भी एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कि जब यहाँ पर क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, क्योंकि प्रोटॉन में चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ना लग करके वहां पर लगता है कूलोम्बियन फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जब तक होता है, जब तक वो बहुत करीब होते हैं, तो उनके बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बाद भी उन पर लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चला जाता है तो वहां पर लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और आप लोग को ये भी समझ आया होगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन कौन करता है। समझ आया? स्पॉन्टेनियस एमिशन वही करेगा जो अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल वही होगा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वही होगा जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा। अब ग्रेटर देन 82 होने की वजह से उसका एटॉमिक न्यूक्लियाई उसका जो न्यूक्लियाई है, एटॉमिक न्यूक्लियाई, वो क्या होगा, हैवी होगा। तो यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर लास्ट में एक बात हम बताना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया था जिन्होंने, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक बॉम्ब हुई थी। ऑफ एटम बॉम्ब में यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर ना मिले होते तो हमारी डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ना हो पाती। क्लियर? तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग बातें बताएंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।